हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये थर्ड चैप्टर है कंपनी लॉ का। इससे पहले हमने देखा है कि कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी कितने तरह की होती है। अब थर्ड टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी बनती कैसे है। इसको बनाने के 3 सिंपल स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन स्टेज, सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज और थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। आइए जानते हैं इन तीनों स्टेजेस को इन डिटेल कि इन तीनों स्टेजेस में होता क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली स्टेज कंपनी को बनाने की होती है प्रमोशन स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक्चुअल में जो भी पर्सन सोचता है कि उसने एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो डिस्कवर करता है। तो इस स्टेज में वही डिस्कवरी उसको करनी है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास हैं, किस चीज़ के बारे में वो कंपनी खोल सकता है। वो आइडिया डिस्कवर करने के बाद उसको फंड्स इकट्ठे करने होते हैं। देन जिस प्रॉपर्टी में वो कंपनी सेटअप करेगा वो प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। देन जो लोग कंपनी को चलाएंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उनको अपॉइंट करना होता है। और ये सारी चीज़ें पर्सन करता क्यों है, ताकि वो अल्टीमेटली प्रॉफिट बना सके। सो बेसिकली प्रमोशन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करना है, फंड्स इकट्ठे करने हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है और लोगों को अपॉइंट करना है। ये सारी चीज़ें पहले स्टेज में होंगी कंपनी के। इसके अलावा सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, इसके अलावा प्रमोशन स्टेज पे ये भी देखा जाएगा कि जो आइडिया आपने डिस्कवर किया, जो अपॉर्चुनिटी आपने डिस्कवर की, वो प्रैक्टिकल है, फिजिबल है या नहीं है। मतलब कि आपने एक ऐसा आइडिया तो सोच लिया कि ये चीज़ कोई नहीं कर रहा तो आई विल डू दिस, मैं इस चीज़ की कंपनी बनाऊंगा। लेकिन अगर वो कंपनी नहीं बनी, अगर वो सोचिए कि प्रॉपर्टी यहाँ पे, वो मशीन्स यहाँ पे लेके ही नहीं आ सकते, आप इम्पोर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है, ऐसी कोई फिजिबिलिटी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकलिटी ही नहीं है, तो नेचुरली वो कंपनी सेटअप करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी कि वो प्रैक्टिकल होगा जो आपने आइडिया सोचा है। देन उसके बाद जितने भी बिजनेस के एलिमेंट्स है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, तो उन सबको असेंबल करना, इकट्ठे लेके आना। और फिर जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी इस कंपनी को लॉन्च करने के लिए, उन सारे फंड्स को इकट्ठे करना, ये सारी चीज़ें भी इसी स्टेज में की जाएंगी। और जो पर्सन ये सारी चीज़ों को करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रमोशन करवाने की, उसको हम कहते हैं प्रमोटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रमोशन स्टेज एंड द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। अब प्रमोटर की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रमोटर होता कौन है? ऐसा पर्सन जिसका या तो नाम प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि ही इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा ये, या फिर जिसके ऊपर कंट्रोल है कंपनी का, जिसने कंट्रोल किया हुआ है कंपनी को, जो सारी वर्किंग देख रहा है कंपनी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी प्रमोटर होगा। या थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट है कि जिसकी एडवाइस के ऊपर सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो चलेंगे, वो एक्ट करेंगे, वो काम करेंगे, उस पर्सन को हम कहते हैं प्रमोटर। सो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए प्रमोटर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब क्योंकि हम प्रमोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने उसकी डेफिनेशन कर ली है, तो वी शुड बी एबल टू नो कि लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर की। क्योंकि हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो प्रमोटर किस रिलेशनशिप से उस कंपनी को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, ना ही प्रमोटर कोई ट्रस्टी होता है, ना ही कोई एजेंट होता है। क्यों ये दोनों चीज़ें प्रमोटर नहीं है? क्योंकि ट्रस्टी होने के लिए सबसे पहले एक ट्रस्ट होनी चाहिए। कोई चीज़ बनी होगी, एक ट्रस्ट बनी होगी, उसी को तो कोई देखभाल करने के लिए ट्रस्टी रखा जाएगा। पर यहाँ पे कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो इसीलिए
जो प्रमोटर है उसको हम ट्रस्टी नहीं बोलते। सिमिलरली एजेंट भी नहीं होता प्रमोटर। क्यों? क्योंकि एक एजेंट को अपॉइंट करता है एक प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो है यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी तक बनी ही नहीं है। जो कंपनी बनी ही नहीं तो उसने प्रमोटर को अपॉइंट कैसे किया? तो इसीलिए ना ही प्रमोटर ट्रस्टी है, ना ही एक एजेंट है। तो फिर उसका लीगल पोजीशन क्या है? प्रमोटर इज इन अ फिड्यूशरी पोजीशन। फिड्यूशरी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा कंपनी के रिलेटेड, जो भी चीज़ें वो करेगा वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, सब कुछ डिस्क्लोज़ किया होना चाहिए प्रमोटर ने। ऐसी पोजीशन पे वो बैठा होता है, ऐसी पोजीशन पे वो कंट्रोल करता है कंपनी को। तो ये है लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। देन अब इसमें जब लीगल पोजीशन के बारे में आप लिखोगे तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, एलेंगर वर्सेस न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। तो ये केस जो है ये लीगल पोजीशन के बारे में ही है, उसके ही बेसिस पे ये बनाया गया कि प्रमोटर एक ऐसी पोजीशन पे है जिसमें उसको कंपनी के बेनिफिट के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है, प्लस जो भी वो काम करता है उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी ज़रूरी हैं। अब केस पे आते हैं। केस क्या था? एलेंगर नाम का एक बैंकर था। उस बैंकर ने एक आइलैंड खरीदा, सोम्ब्रेरो आइलैंड, जहाँ पे फॉस्फेट की माइनिंग की जाती थी। ये आइलैंड उसने 55,000 पाउंड्स में खरीद लिया। खरीदने के ठीक 8 दिन बाद उसने एक कंपनी बनाई, न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी, और ये जो फॉस्फेट माइनिंग का आइलैंड था उसने इस कंपनी को सेल कर दिया। इतना हम कर सकते हैं। प्रमोटर जो है, अगर आपने एक कंपनी बनाई है तो आप अपनी प्रॉपर्टी उस कंपनी को बेच सकते हो, दैट इज़ ओके। प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने खरीदा था 55,000 पाउंड्स में ये आइलैंड, लेकिन जो इस कंपनी को बेचा वो बेचा 1,10,000 पाउंड्स में, यानी डबल रेट पे सेल किया, और वो भी थ्रू अ नॉमिनी। यानी इसने खुद से ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये आइलैंड इसी का है, और ये हाई रेट्स पे ये आइलैंड को सेल कर रहा है। ठीक 8 दिन बाद कोई भी आइलैंड हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, इतना रेट हाई नहीं होता, ना ही उस टाइम पे हुआ था। तो इसने बेसिकली ये सारी डील के साथ एक्स्ट्रा पैसे या सीक्रेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं वो कमाने के लिए ये सब तामझाम किया। सो इसी वजह से तो जो है ये सारी चीज़ें जो है लॉ में गई, कोर्ट में गई। जो बाकी के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इस पे क्वेश्चन किया कि जब उनको पता चला कि ये जो था 55,000 पाउंड्स का था और कंपनी को बेचा गया 1,10,000 पाउंड्स में, सो बेसिकली डबल प्राइस पे बेचा गया, तो शेयर होल्डर्स ने उसका अकाउंट मांगा कि ऐसा क्यों किया गया। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ये जो डील हुई है ये गलत है, क्योंकि प्रमोटर एक ऐसी पोजीशन पे होता है जिसमें उसका फिड्यूशरी पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, की जो भी वो चीज़ें सेल करेगा वो या तो डिस्क्लोज करेगा सब कुछ, या फिर कंपनी के बेनिफिट के लिए करेगा। यहाँ पे कंपनी का बेनिफिट नहीं देखा गया, इसीलिए इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ये डील जो हुई है ये गलत है। तो अगेन हम देख लेते हैं फिड्यूशरी पोजीशन में इस कोर्ट का जो रिप्लाई था, या फिड्यूशरी पोजीशन को और एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में है कि कंपनी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे क्रिएट करना है कंपनी को। प्रमोटर के पास हर तरह की पावर है कि वो जैसे चाहे वैसे कंपनी को शेप कर सकता है, और उसी की सुपरविजन से ही कंपनी को चलाया जाता है। इसीलिए प्रमोटर को हर चीज़ डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है। जितनी भी डीलिंग वो कंपनी के साथ कर रहा है उसको सब डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, कि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी है तो कितने पे उसने खरीदी थी प्रॉपर्टी, और अब कंपनी को वो कितने रुपए पे प्रॉपर्टी वापस कर रहा है। तो ये था फर्स्ट स्टेज, प्रमोशन स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, कई बार पेपर्स में एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जाता है।
प्रमोटर्स होते क्या हैं या प्रमोशन स्टेज क्या होती है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। दूसरी स्टेज कंपनी को बनाने वाली होती है इनकॉर्पोरेशन, या हम उसको रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट में हमने देखा कि आपने आइडिया सोचा, आपने फंड्स इकट्ठे किए, आपने प्रॉपर्टी बनाई और फिर जो है कंपनी सेटअप करने के लिए आप तैयार हो गए। अब सेकंड स्टेज है, इसमें आपको बेसिकली देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ताकि आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सको, कंपनी को बना सको। तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा नाम क्या होगा कंपनी का, फिर आपको वो नाम कंफर्म करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। उसके बाद आपको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसी स्टेज पे बनता है। फिर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा इसी स्टेज में। उसके बाद जितने भी अंडर राइटर्स आप रखोगे, ब्रोकर्स रखोगे, बैंकर्स रखोगे, सॉलिसिटर्स होता है, लॉयर्स रखोगे कंपनी के रिलेटेड, ऑडिटर्स रखोगे, उन सब के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे इसी स्टेज पे। देन इसके बाद इन सारे स्टेप्स को लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फाइल करवानी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजोगे। उस एप्लीकेशन में आप ये सब चीज़ें लिखोगे कि आपने एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन करवा के प्रिंटेड फॉर्म में लगाया है डॉक्यूमेंट्स में। फिर आप एक डिक्लेरेशन दोगे जिसमें जितने भी आपने सीए, सीएस, डायरेक्टर, मैनेजर्स रखे हैं वो सब एक डिक्लेरेशन देंगे, अपना साइन करेंगे उस डॉक्यूमेंट में, ये लिखकर कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब कंपाइल हो चुकी हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। थर्ड है एफिडेविट जाएगा हर एक सब्सक्राइबर पे, यानी जितने भी लोग मेमोरेंडम को साइन करेंगे तो वो भी एक अपना एफिडेविट देंगे कि हम जो ये मेमोरेंडम में एज अ डायरेक्टर साइन कर रहे हैं या एज अ प्रमोटर साइन कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का वो एफिडेविट देंगे। और जितने भी पर्सन्स फर्स्ट डायरेक्टर्स नाम किए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो ये भी एफिडेविट देंगे कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा। इसके अलावा एड्रेस, जितना भी जो कंपनी का अगर रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तक नहीं बना होगा तो आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोगे जिसमें आपके साथ अगर कोई मेल भेजनी है रजिस्ट्रार को, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो उसमें हेल्प हो सके। उसके बाद जितने भी एमओए के सब्सक्राइबर्स हैं, जितनों भी एमओए को साइन किया है, उनके पर्टिकुलर्स कौन हैं वो, उनका एड्रेस क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं उनके पर्टिकुलर्स, उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद रजिस्ट्रार के पास जब ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, ये एप्लीकेशन जाएगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेगा। देन रजिस्ट्रार एक कंपनी को CIN नंबर अलॉट करेगा। CIN होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये सारी कंपनीज का अलग होता है। जैसे इंडिविजुअल का पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी तरीके से कंपनीज का जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। और अगेन जब आपको ये मिल गया दैट मीन्स आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। देन उसके बाद MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है तो ROC के डिजिटल सिग्नेचर उस पर हुए होंगे। इस सारी चीज़ के बाद इनकॉर्पोरेशन आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस डेट से आपके जो MOA में साइन करने वाले हैं वो सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं कंपनी के, और कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, यानी लीगल कंपनी बन जाती है।
किस नाम से? उस नाम से जिस नाम को आपने MOA में यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है। इसके अलावा क्या इफ़ेक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कि ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है कि अब नो वन कैन क्वेश्चन इट, यानी अगर उसके बाद सर्टिफिकेट के मिलने के बाद अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे मेंबर्स में कमी थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी, तो कोई भी तब भी आप पे केस नहीं कर सकता। इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कितनी भी इरेगुलरिटी आ जाए, बाद में कुछ भी पता चले, क्योंकि इतना इजीली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता नहीं है, इट टेक्स सम टाइम। तो नेचुरली वो टाइम के बाद जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया है, अब उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ये गलत किया था, ये सही नहीं था। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक प्रूफ है कि सब डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, इसीलिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला है। थर्ड इफेक्ट क्या होता है कि इसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को अब आगे वाले स्टेप, थर्ड स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्टेप के बाद अब प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। सो ये थे 2 स्टेजेस। अब जो लास्ट स्टेज है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है और स्टेज का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तीसरी स्टेज में अब कंपनी यानी पब्लिक कंपनी जो है वो इस स्टेज के थ्रू पास करती है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसने शेयर्स दिए हैं इसलिए वो पब्लिक कंपनी है, तो शेयर्स इशू करने के लिए उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पास करनी पड़ती हैं। जैसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो प्रॉस्पेक्टस फाइल करते हैं, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है वो प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद वो पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमारे जो शेयर्स हैं वो रेडी हैं, इस डेट से हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो जाएगा और आप जो है हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद जब लोग सब्सक्रिप्शन लेने लग जाएंगे, जब सब्सक्राइब करने लग जाएंगे यानी शेयर्स खरीदने लग जाएंगे मार्केट में, और अगर आपको जितना पैसा चाहिए था उतना नेसेसरी कैपिटल मिल जाता है, तो जाके अब पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। सो ये थी 3 स्टेजेस कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है कंपनी की। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।